नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी खबरें पूरी दुनिया भर से जो आपके इनकम को, एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, हर एक ऐसी चीज को कवर किया जाएगा जो फाइनेंशियली आपको इम्पैक्ट करता है। तो कोई भी खबर आपके पॉकेट को, आपके फाइनेंस को अगर इम्पैक्ट कर सकती है, इस पे इफेक्ट डाल सकती है, तो वो यहाँ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे हर रोज़। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ अपने फीड में देखना चाहते हैं। शुरुआत करूँगा मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के सबसे पहले आर्टिकल से। यूएसटीआर रिपोर्ट्स टर्न अप द हीट ऑन इंडिया। इस वक़्त 2 अप्रैल को क्या होना है, 2 अप्रैल काफ़ी बड़ा दिन रहने वाला है। 2 अप्रैल को आना है अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से कि किस देश पर वो कितना टैक्स टैरिफ लगाने वाले हैं इंपोर्ट का। और यूएसटीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो क्या है ये जानते हैं एक बार। जो हेड ऑफ इम्पोजिशन है रेसिप्रोकल टैरिफ्स के, अहेड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है 2 अप्रैल को और उससे पहले ये रिपोर्ट आई है। यहाँ पे काफी कंसर्न्स रेज किए गए हैं, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। और रेज किए गए हैं कंसर्न्स इंडिया के हाई इंपोर्ट टैरिफ्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। इसके अलावा इंडिया, इनका कहना है एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है इंडिया, मेडिसिन पे लगा रहा है, अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहा है। और इन्होंने ये भी फ्लैग किया, जो डिस्क्राइब किया इन्होंने, कि सडन टैरिफ चेंजेस और रेगुलेटरी हर्डल्स जो है, ये बहुत बड़े नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं अमेरिकन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो 2 आरोप लगे हैं इंडिया पे। सबसे पहले तो आरोप ये लगा कि एक तो ना आप ना टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे हो जो फाइनेंशियल टैरिफ है। जैसे कि मैं आप पे डायरेक्टली कोई टैक्स लगा दूं कि आप ऑटोमोबाइल बेचोगे अमेरिका से इंडिया में तो इतना टैक्स, एग्रीकल्चर गुड्स पे इतना टैक्स, मेडिसिन पे आपको इतना परसेंट देना होगा, अल्कोहल पे आपको 200% देना होगा। और दूसरा टैक्स क्या हो गया, जो होता है नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। नॉन टैरिफ मतलब यहाँ आपको पैसे डायरेक्टली नहीं देने पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स, लेकिन मैं अचानक से रेगुलेशन ही चेंज कर दे रहा हूँ। आज से ये रूल है, आज रात को 12 बजे रूल चेंज हो गया, फिर एक हफ्ते बाद रात को 12 बजे फिर से मैंने बोला यार अब जो है मिडनाइट से ये रूल है। तो ये टैरिफ जो चेंजेस आप करते हो, ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है, ये आप तंग करते हो ताकि हम जो है अमेरिकन एक्सपोर्टर्स हैं, ये इंडिया में अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाए अपने बिजनेस को। आप कोई भी कंसेशन पॉलिसी इसलिए नहीं रखते हो, इनका ये कहना है। तो इसी को हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो जो नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट है फॉरेन ट्रेड बैरियर्स पे, रिलीज किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, ठीक है, यूएसटीआर द्वारा। इसमें नोट किया गया कि इंडिया ऑन एन एवरेज अप्लाई करता है टैरिफ रेट जो है 17% 2023 में, डाउन फ्रॉम 18.1% इन 2022। और ये हाईएस्ट है, किसी भी मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी को देख लो तो इंडिया नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है यूएस पर। नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पे लगाता है 13.5%, और एग्रीकल्चरल गुड्स पे तो लगता है ऑन एन एवरेज 39% का टैक्स इंडिया, अगर कोई भी कुछ भी आप इंडिया में इंपोर्ट करो तो। तो जो कस्टम ड्यूटी कट्स है FY 26 बजट में, और जो सीबीआईसी के चेयरमैन है उनका कहना है कि जो एवरेज टैरिफ है ये ड्रॉप होकर हो चुका है 10.66%, जो पहले 11.65% था, अब ये एशियन के एवरेज पे आ गया। और इंडिया मेंटेन करता है कि जो हाई अप्लाइड टैरिफ है ये वाइड रेंज ऑफ गुड्स पे है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल पे हम लोग 45% का टैक्स टैरिफ लगाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एप्पल्स, कॉर्न्स, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, फ्लावर, फ्लावर पे 60% का है, ऑटोमोबाइल में भी अच्छा खासा है। नेचुरल रबर पे 70% हम टैक्स लगाते हैं, कॉफी, रेजिन्स एंड वॉलनट पे 100%, अल्कोहलिक बेवरेज पे 150% टैक्स लगता था। जो भी आप बाहर से अल्कोहल या कॉफी या फिर ऑटोमोबाइल इंपोर्ट करते हो तो उस पे आप देखते हो कि 100, 150%, 200% टैक्स तो आराम से लग जाता है। इन्होंने ये भी अंडरस्कोर किया कि इंडिया का जो हाई बेसिक कस्टम ड्यूटीज है ड्रग फॉर्मुलेशंस पे, जैसे कि बहुत सारी लाइफ सेविंग दवाइयां हैं जिस पर इंडिया बहुत भारी टैक्स लगाता है, जो लिस्टेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इस तरीके की फाइंडिंग्स हैं इसमें। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं इंडिया को काफ़ी चीज़ें करनी होंगी, काफ़ी चेंजेस करने होंगे, अगर वो सही में इम्प्रेस करना चाहता है यूएस को एंड रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा है यूएस से इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैरिफ्स। बात करता हूँ मैं अगले आर्टिकल की, और यह है बीवाईडी के बारे में। बीवाईडी बिल्ड योर ड्रीम्स, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है ये। अगर मैं बोलूँ सेल्स के मामले में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनका चाइना में भी है। और वीज़ा ब्लूज़ इन्हें कहीं न कहीं बहुत परेशान कर रहे हैं, और ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स इनके हर्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से
करीब 80,000 करोड़ का इनका प्लान है इन्वेस्टमेंट का इंडिया में। और जो चाइनीज़ ऑटोमेकर है BYD, इनका एम्बिशियस प्लान है, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं कहाँ पर? इंडिया में। और यहाँ पे वीज़ा प्रॉब्लम से नहीं हो रही है। मल्टीपल सोर्सेज़ का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर ही नहीं किया है इनका वीज़ा, जो टॉप एग्जीक्यूटिव है कंपनी के, कि इंडिया आकर ये डिस्कशन कर पाए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ। और कंपनी का कहना है कि वो रिकंसिडर करेगा प्रपोजल जब सेंटर जो है वो अपने नॉर्म्स को थोड़ा ईज़ कर देता है तब। BYD ने ट्यूसडे को पब्लिकली डिनाई किया रिपोर्ट्स कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है तेलंगाना में। तो हमने भी ये कवर किया था, न्यूज़पेपर में आया था कि किस तरीके से BYD का प्लान है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाला है तेलंगाना में। और यहाँ पे टाई अप होगा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के साथ, हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है। लेकिन एक दूसरा सोर्स जो है इसने कंफर्म किया कि चाइनीज मेजर जो है साइमल्टेनियसली तमिलनाडु से भी बात कर रहा है यहाँ पे, और लोकल पार्टनर एक और है जिसको इन्होंने लूप में रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही है। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कंपनी का जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है ना, वो रेगुलेटरी हर्डल्स से परेशान हो गया है। मतलब गवर्नमेंट अगर इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स का वीज़ा नहीं क्लियर कर रही है, तो कहीं न कहीं एक सिग्नल आ रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इनके इन्वेस्टमेंट से इंडिया में। तो जब इन्होंने इनका कहना है इस न्यूज़पेपर का कि जब इन्होंने BYD को कॉन्टैक्ट किया, तो इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन अभी सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी को वीज़ा नहीं मिल पाता उनके प्रोफेशनल्स के लिए कि वो फ्रीली ट्रैवल कर पाएँ इंडिया। ये कहना है एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स का फ्रॉम अनदर स्टेट। तो इनका कहना है कि इम्पॉसिबल है कि वो प्लान करें इन्वेस्टमेंट्स इस स्टेज पे। कैसे प्लान करेंगे जब हमारे वीज़ाज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं? तो आप जानते हो कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस ऐसे रहे हैं कि हमें काफ़ी सारे बैरियर्स रखने पड़े हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई चाइना से आ रहा है इंडिया में, राइट? क्योंकि चाइना ने पहले भी ऐसी चीज़ें की हैं थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग, या ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि कहीं न कहीं इंटरफेयर करने की काफ़ी कोशिश करता है वो इंडिया में। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रहे हैं हमारे। तो गवर्नमेंट जब तक ये ईज़ नहीं करती रिस्ट्रिक्शंस को, तब तक BYD जो है अपने प्लान को इवैल्यूएट करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। BYD और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन जो टॉप ऑफिशियल है तमिलनाडु से, उन्होंने कहा कि जो वीज़ा इश्यूज़ है ना, ये करंटली पोज़ कर रहे हैं एक रोड ब्लॉक ग्लोबल मेजर्स इंडिया एंट्री के लिए। और कोई भी स्टेट अगर एडवांस स्टेज में है इन टॉक्स विद BYD, तो वो है तमिलनाडु। इनका ये कहना है तमिलनाडु काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है इस डिस्कशंस के, और इन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है राउंड ऑफ मीटिंग्स पॉसिबल सप्लायर इकोसिस्टम कंपनीज के साथ भी इस स्टेट में। तो जो वीज़ाज़ हैं कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के, ये अभी भी क्लियर होने बाकी है, एंड व्हिच विल बी अ ट्रबल फॉर BYD। तो यहाँ पे चाइनीज़ EV मेकर यूएस की जो कंपनी है टेस्ला, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसे सेल्स में पीछे छोड़ चुका है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 में। और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है ये था करीब 101.1 बिलियन, 24% ऊपर था ये, ठीक है? एंड टेस्ला का कितना रहा है? 97.7 बिलियन डॉलर्स टेस्ला के लिए रहा है। तो BYD ने रिपोर्टेडली 30 लाख गाड़ियां बेची है 2023 में, और ये करीब 43 लाख बेची है इन्होंने ऑलमोस्ट। तो आप देखो 2024 में, एंड यहाँ पे ये 55 लाख तक हो सकता है 2025 में। तो फ्यूचर एम्बिशंस जो हैं काफ़ी बढ़िया हैं, और इंडिया एक्सपेक्टेड है कि एक की मार्केट रहेगा। इंडिया में कार सेल्स लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो अब बात करता हूँ कि आर्टिकल क्यों कवर किया हमने? सबसे पहले तो आर्टिकल इसलिए भी कवर किया है क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, और कहाँ किए होंगे आपने इन्वेस्टमेंट्स, या सोच रहे होंगे ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में 2 हमने न्यूज़ कवर किया है। एक तो टैक्स के बारे में, यूएस टैक्स लगा चुका है ऑलरेडी, राइट? एंड जो टैरिफ्स हैं वो ऑटो मेकर्स पे लगे हैं स्पेसिफिकली। तो इंडिया से जो ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती है, उनको काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि यूएस में अब एक्सपोर्ट करना इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। साथ ही साथ अगर BYD इंडिया में आती है तो ऑटो पार्ट्स से, लेकिन जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है स्पेसिफिकली जो ईवी बनाती है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इसीलिए भारत सरकार डर रही है कि ये मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू कर दे इंडिया में, तो ये ऐसा सप्लाई ओवर सप्लाई क्रिएट कर देंगे कि लोगों का तो फ़ायदा है। लोगों को फ़ायदा ये है कि 10 लाख में बहुत बढ़िया इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएँगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी कंपनीज़ BYD से तो कम्पीट नहीं कर पाएगी, ये हम श्योर हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ बहुत ढंग से सोचना होगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, किस तरीके से प्लान करती है कि BYD या फिर कोई भी फॉरेन कॉम्पिटिशन है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके इंडियन कंपनीज़ को। तो आपके पास अगर कोई तरीके हैं
तो आप बताइए या कोई पॉलिसी चेंजेस या फिर आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को? वैसे तो यूएस भी करने की कोशिश कर रहा है, यूरोप भी कर रहा है, चाइना करता ही है। तो इंडिया को क्या क्या इसी का स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहिए इसी रास्ते पर या फिर कुछ अलग सोचना चाहिए? अब बात करता हूँ मैं गोल्ड की। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर जो अपने मम्मी-पापा को तो नहीं बीट कर पाए होंगे या नाना-नानी या दादा-दादी को, जो सिर्फ़ गोल्ड खरीद करके उसे होल्ड करते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट हैं, वो खुद अपने फैमिली को नहीं बीट कर पाए रिटर्न्स के मामले में, उनके पोर्टफोलियो जितना रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जितना सिंपल उनकी मॉम ने जो गोल्ड बाय करके रखा है 5 साल से, उसने रिटर्न दे दिया है। यहाँ पे मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो 90,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है गोल्ड। 90,000 पहुँच गया पर 10 ग्राम ट्यूज़डे को। और क्यों इतना बढ़ रहा है गोल्ड? क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है। गोल्ड में लोग पैसा तब लगाते हैं जब उन्हें बाकी सारी चीज़ें रिस्की लगती हैं। तो जब समझ नहीं आ रहा क्या करें, चीज़ें रिस्की लग रही है, आगे नहीं पता क्या होगा, गोल्ड में पैसा डाल दे दो। तो यही इन्वेस्टर्स ने किया है। देखो देखो बिल्कुल भेड़-चाल होती है। अगर आप देखोगे एक इन्वेस्टर बड़ा सुन के अलग लगता है, लेकिन अगर आप 1000 इन्वेस्टर्स को सुनो तो ऐसा लगता है कि सबकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा सेम है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, ये लीड करेंगे बायर्स को टॉवर्ड्स सेफ हेवन एसेट्स क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं। आप टैरिफ की बात करो, टैरिफ के लिए अनसर्टेनिटीज़ हैं। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन रिटेलिएशन की बात कर रहा है, चाइना रिटेलिएशन की बात कर रहा है। तो कहीं न कहीं डर है कि कंपनीज़ को यहाँ लॉस हो सकता है, कोई 1-2 साल का क्योंकि 1-2 साल उन्हें नेविगेट करने में लग सकता है कि सिचुएशन क्या रहेगी। तो गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है ₹90,966 पे पर 10 ग्राम एंड यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ हमें गोल्ड में देखने को मिल रही है। जो सर्च है प्राइसेज़ में फ़ोर्स कर रहा है बायर्स को कि वो कम कैरेट वाले गोल्ड लें, लोअर वेट ज्वेलरीज़। अब शादी का सीज़न आ रहा है तो जो अगर आप ज्वेलरी खरीदोगे तो आपको ज्वेलरी लेनी पड़ेगी किस दाम पे? ऐसे दाम पे जो बिल्कुल पीक पे चल रहा है गोल्ड 90,000 पे। तो कहीं न कहीं लोग फिर 18 कैरेट, 16 कैरेट पे जाने की कोशिश करेंगे। तो शिफ्ट की वज़ह से क्या हुआ है कि अब लोग लो क्वालिटी वाले, लो कैरेट वाले गोल्ड ऑर्नामेंट्स और मैं कहूँगा ज्वेलरी ज़्यादा बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिमांड कहीं न कहीं गोल्ड की कम होते हुए नज़र आ रही है। स्पेसिफिकली ज्वेलर्स का ये कहना है कि जब तक रेट्स नीचे नहीं आते तब तक हो सकता है कि डिमांड इस तरीके से थोड़ी सुस्त ही रहे। ऑल्दो मतलब मैं कहूँगा शादी के सीज़न में बात अलग रहती है, इंडिया में डिमांड रहता है। बट शादी के सीज़न में भी हमने क्या देखा कि लो कैरेट गोल्ड्स ज़्यादा बिकने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू हाई कैरेट गोल्ड्स। तो जो फॉलिंग सेल्स है इसको काउंटर करने के लिए रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस मैचिंग स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे कस्टमर भी एडजस्ट कर रहे हैं अपने प्रेफ़रेंसेस को कि हाई प्राइसेज़ को के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए। तो बुलियन अभी 18% ऊपर है, गोल्ड इस साल 18% ऊपर है, ठीक है? एंड 27% ऊपर था ये 2024 में। आप सोच रहे हो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ तो 2 साल में ले ली है हमारे फैमिलीज़ ने, अगर उन्होंने सिर्फ़ गोल्ड खरीद के रखा हो, राइट? और गोल्ड बढ़ क्यों रहा है? गोल्ड पूरी दुनिया बाय कर रही है, इसलिए बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक्स अगर आप देखो आरबीआई से लेकर के दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, ठीक है? ईटीएफ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है गोल्ड के। उसके अलावा लोगों को डर लग रहा है कि यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ आगे कम हो सकता है, रिसेशन भी आ सकता है टैरिफ लगने की वजह से। इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है टैरिफ लगने की वजह से, हो सकता है कि ब्याज दर को और फिर जो बढ़ाना पड़ जाए या जो हम घटा रहे हैं उसको पॉज़ करना पड़ जाए। तो काफ़ी सारे चैलेंजेज़ हैं, काफ़ी सारी हाइपोथेसिस है जो लोग बना रहे हैं और इसलिए मार्केट में डर का माहौल है। March oil imports rise 67% from यूएस, 11% from रशिया। हमारे ऑयल इंपोर्ट्स बढ़े हैं मतलब इंडिया में ऑयल इंपोर्ट्स जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं बाहर से कच्चा तेल वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एंड यहाँ पे कहाँ से बढ़ रहा है तेज़ी से? यूएस। अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफ कोर्स काफ़ी बार पिच किया इंडिया को कि आपको एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए इंडिया से, ठीक है? सॉरी यूएस से और ज़्यादा एनर्जी पहले से इंपोर्ट करनी चाहिए। मैं कहूँगा इंडिया ने इसको काफ़ी पॉज़िटिवली लिया है, ठीक है? इंडिया ने यहाँ पे कहा कि ठीक है, वैसे भी हम चाहते हैं कि हम पे टैरिफ्स ना लगे, तो वी विल ट्राई टू बी ऐसा कि हम खुद से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएँ एंड यहाँ पे ट्रम्प ने धमकी भी दी थी कई सारी कंट्रीज़ को कि आप अगर रशियन ऑयल में डील करते हो, तो यहाँ पे काफ़ी ये डिफ़िकल्ट कर दूँगा मैं आप सबके लिए रशियन ऑयल में डील करना, पेमेंट्स नहीं करने दूँगा और उसके अलावा मतलब शिपिंग हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट यूएस करेगा, यूएस का ही कहना था। तो इनका ये भी कहना था कि सेकेंडरी टैरिफ्स भी लगेंगी 20 से 50% पे, वो सारे ऑयल पे जो रशिया से बाहर आ रहा है। तो ज़्यादा टैरिफ लग जाएगी तो इतना महँगा हो जाएगा कि लोग रशिया की जगह दूसरे ज कंट्रीज़ से ऑयल खरीदेंगे। तो
ऐसे इस टाइप की चीज़ें रही हैं। तो ऑयल एक और इंडिकेटर होता है। देखिए ऑयल ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ यूएस से इंक्रीज़ हुआ तो ये मतलब नहीं है कि ऑयल का हमारा कंज़म्पशन इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जिस भी कंट्री में अगर ऑयल कंज़म्पशन इंक्रीज़ होता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी पॉज़िटिव है और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये कंट्री जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ के फ़ेज़ से गुज़र रही है, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक इंडिकेटर है और इसे मैं कहूँगा एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, जो हमें ग्रोथ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कंट्री में अगर ऑयल कंज़म्पशन बढ़ा है, तो ग्रोथ यहाँ पे पॉज़िटिव एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। ईरान, सऊदी अरेबिया इन सारी कंट्रीज़ की बात करूँ तो ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया को। तो इंडिया कहाँ-कहाँ से क्रूड सबसे ज़्यादा लेता है? यूएस से लेता है, रशिया से लेता है, ईरान से एंड सऊदी अरेबिया से। ठीक है? तो काफ़ी इनका मार्केट शेयर काफ़ी कम हुआ है इंडिया में, लेकिन यूएस और रशिया से जो मार्केट शेयर है इनका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं सोलर पावर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, है ना? क्लीन एनर्जी बहुत पसंद है, इस थीम में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। तो आप ये देखो कि सोलर की अगर मैं बात करूँ तो एक खबर आई है कि सोलर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहे हैं। सोलर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होके आ चुके हैं $1.5 बिलियन पे इन 2024। तो क्या रीज़न हो सकता है? और देखो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है सोलर प्रोडक्ट्स में? हम लोग सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स, ठीक है? ये एक्सपोर्ट करते हैं और 16% की यहाँ गिरावट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू 2023 में, जो 23 में हमने एक्सपोर्ट किया था। और यहाँ पे सबसे पहले तो शिपमेंट स्क्रूटनी काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है? इसके अलावा जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट इंस्पेक्शंस काफ़ी बढ़ गए हैं। बारकोड वेरिफिकेशन एक रीज़न है बहुत बड़ा इंडिविजुअल मॉड्यूल्स का। और कंसर्न्स हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ के जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आप देखो कि यहाँ पे मतलब नज़र रखी जा रही है और काफ़ी इंस्पेक्शंस भी हो रहे हैं। तो टोटल जो शिपमेंट होता है 97.7% शिपमेंट टोटल शिपमेंट का वो होता है पीवी मॉड्यूल्स का। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 97% टोटल शिपमेंट का जो मैं कहूँगा शेयर है वो इसका है। और जो सोलर सेल्स है वो होता है बाकी के 2.3%। तो यूएस सबसे बड़ा डेस्टिनेशन रहा है इंडिया के सोलर एक्सपोर्ट्स के लिए। सबसे ज़्यादा सोलर प्रोडक्ट्स हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे? यूएस को। 97.5% टोटल शिपमेंट कहाँ जाता है? 2024 में कहाँ गया है? यूएस में गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मुझे लगता है कि ये मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी टेंशन हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में स्पेसिफिक सेक्टर्स में यूएस के टैरिफ की वजह से। क्योंकि आप ये सोचो कि मेरा एक ही कस्टमर है जो 97-98% जहाँ पे मेरा शेयर है, ठीक है? 98% मेरा प्रोडक्ट एक ही कस्टमर लेता है और वो कस्टमर कह रहा है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं टैक्स ज़्यादा लगाऊँगा, मैं टफ़ कर दूँगा आपके लिए बिज़नेस करना, अगर आप मेरे यहाँ बिज़नेस करना चाहते हो या मुझे सामान बेचना चाहते हो तो। तो ये कहीं न कहीं आगे यहाँ पे टर्बुलेंस रहने वाला है, काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स लगने वाले हैं सोलर एक्सपोर्ट्स पे, अगर इसी तरीके का न्यूज़ हम लोग यूएस से देखते रहते हैं। तो इसीलिए आप देखो कि इंटरनेशनल खबरें हमें जानना बड़ी ज़रूरी है। कौन-सी कंट्रीज़ टैरिफ लगा रही है, तो किस सेक्टर पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो डिक्लाइन है इम्पोर्ट में, ये एट्रिब्यूट होता था टू रीइम्पोज़िशन ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर एएलएमएम एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी थे काफ़ी सारा। अच्छा मैं बताऊँ गवर्नमेंट का रोल बहुत रहा है सोलर इंडस्ट्री में, रिन्यूएबल इंडस्ट्री में। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी रिलैक्सेशंस देने का है। अब जैसे चाइना जो है वो ये इंडिया का लीडिंग सप्लायर है सोलर प्रोडक्ट्स का। मतलब 86.5% इम्पोर्ट्स जो हम करते हैं, वो कहाँ से करते हैं सोलर के? चाइना से करता है। दूसरा नंबर पे क्या आता है? वियतनाम और फिर आता है थाईलैंड और दूसरे सप्लायर्स। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूएस ने टैरिफ लगा दिए, काफ़ी सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग गए, तो इंडिया का जो सोलर एक्सपोर्ट है, ये यहाँ पे ये हिट हो सकता है और इंडिया इम्पोज़ करता है 40% कस्टम ड्यूटी। अगर आप कोई भी मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो, ठीक है? तो कोई भी रेसिप्रोकल अगर टैरिफ लगता है, तो ये 40% पता लगा हम पे ना लग जाए, हमारे एक्सपोर्ट करने पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रह सकता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की एजी वर्ल्ड ब्रेसेस फॉर लिबरेशन डे। ऑफ कोर्स अब दुनिया तैयार अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 2 अप्रैल के लिए, राइट? क्योंकि 2 अप्रैल को टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे यूएस के जो ऑटो मेकर्स है ना, वो लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को मना लिया जाए और कहा जाए कि यार देखो एक काम करो, जो ये हज़ारों ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं ना, यार इस पर टैक्स मत लगाओ। ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि एक कंपनी अगर स्मार्टफ़ोन बनाती है, तो स्मार्टफ़ोन का कैमरा कोई और बनाता है, चार्जर कोई और बनाता है, बटन्स कोई और बनाता है, डिस्प्ले कोई और बनाता है, सॉफ्टवेयर कोई और बनाता है, राइट? थाउज़ेंड्स ऑफ थाउज़ेंड्स पार्ट्स हैं, जिसे
असेंबल किया जाता है, मतलब मैं असेंबल वर्ड यूज़ करूँगा। वैसे ही कार मेकर में महिंद्रा से लेके टेस्ला से लेके फेरारी तक आप देख लो। इनके कार का इंजन कोई और बना रहा है, बॉडी कोई और बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है, राइट? एलसीडी, एलईडी स्क्रीन्स जो यूज़ हो रहे हैं वो कोई और बना रहा है, सीट्स कोई और बना रहा है, सीट्स के कवर्स कोई और बना रहा है। तो एक भी कार कंपनी ऐसी नहीं है जो 100% पूरा सप्लाई चेन अपने पास रखती है। तो यूएस की कंपनीज़ का ये कहना है कि भैया एक बात सुनो, अगर हज़ारों चीज़ें जो हम अपनी कार में यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ पे अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने लग गए 40% 50%, तो हमारी कार तो बहुत ज़्यादा महँगी हो जाएँगी। तो आप फ़ायदा कैसे पहुँचाओगे हमें? मतलब आपने बाहर की कारों पे 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन हमारी कारें भी अगर 50% महँगी हो गई, क्यों? क्योंकि हमारे जो पार्ट्स थे वो इतने महँगे हो गए हैं। तो फिर फ़ायदा क्या होगा? हम कम्पीट कैसे करेंगे? बाहर वालों को कोई नुकसान ही नहीं पहुँचेगा इससे, और नुकसान इससे होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉरी, अमेरिकन कंपनीज़ हैं और अमेरिकन सिटिज़न्स हैं, उनका होगा। तो एग्ज़ीक्यूटिव्स ने व्हाइट हाउस में मीटिंग भी की है, और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में जो ऑटो मेकर्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि हमें भई ऑटो पार्ट्स चाहिए होंगे बाहर से, विदेश से हमें इम्पोर्ट करना ही करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस पे टैक्स ना लगे। तो जो डेट्रॉइट के ऑटो मेकर्स हैं, उन्होंने भी कंसीड किया है कि वो टैरिफ्स पे करने को तैयार हैं, अगर आप कंप्लीटेड कार्स या लार्ज कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन या ट्रांसमिशन इम्पोर्ट करते हो तो। तो यहाँ पे बात हो रही है बड़े पार्ट्स की, लेकिन यूएस कंपनीज़ जो एग्ज़ेम्पशन ले रही है लो वैल्यू पार्ट्स पे भी, जैसे कि जो शीथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, राइट? जिसकी वजह से हम लोग मॉडर्न कार्स यूज़ करते हैं, उसमें इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात हो रही है, जो बहुत लेबर इंटेंसिव होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, और ये मेक्सिको में बनते हैं या ऐसे देशों में बनते हैं जहाँ पर ना सैलरी कम देनी पड़े, ठीक है? तो ये एक बहुत मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट अप्रोच है जो गवर्नमेंट को लेना होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट को, इस तरीके के टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगाने से। पहले तो हो सकता है जिन कंपनीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, जो ऑटो मेकर्स नहीं, लेकिन ऑटो पार्ट मेकर्स हैं, उनको काफ़ी बड़ी राहत मिल जाए, अमेरिकन ऑटो मेकर्स की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।